राज्य सरकार ने जो बीपीएल धारी है 25 रुपया कम रेट पे जो पेट्रोल की जो योजना चलाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है ये पूर्ण रूप से जो है जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये सरकार काम कर रही है। और 25 रुपया पेट्रोल पर सब्सिडी देने की जहाँ तक बात है, तो जब आपका उसमें दिया हुआ है कि राशन कार्ड होना चाहिए, तो जिसके पास राशन कार्ड है उसके पास मोटरसाइकिल कैसे है? और अगर मोटरसाइकिल है और राशन कार्ड भी है तो उसका राशन कार्ड निरस्त होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये उसमें त्रुटि पाई गई है। उसके बाद जो है घर के मुखिया के नाम से ही राशन कार्ड होता है। आप उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करते हैं तो मुखिया के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मान लीजिए गाड़ी लड़का चला रहा है तो आप कैसे लाभुक को लाभ दे पाइएगा? और 25 रुपया लीटर के हिसाब से कोई डिस्काउंट देना, कोई छूट देना, ये कोई बहुत बड़ी छूट नहीं है। आपको इतना ही गरीबों के प्रति दर्द था तो आप 25 लीटर फ्री कर देते। सीधा सीधी आप कह देते कि भाई हम 25 लीटर राज्य में जो है राशन कार्ड धारी जो भी बीपीएल परिवार है उनको 25 लीटर फ्री देंगे। 2500 रुपये आप खर्च करते। अगर आप मान लीजिए कि कोई ग्रामीण 10 लीटर लेता है महीना में तो 250 रुपया हुआ, तो 250 रुपया दे करके आप आदिवासी को खरीद नहीं सकते हैं, ना आदिवासी का वोट बैंक को खरीद सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये योजना जो है कहीं से भी सफल होगी इस राज्य में। मुख्यमंत्री बहुत लंबा चौड़ा इसमें प्रचार प्रसार करके इसको सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी घोषणा किए हैं, लेकिन अपने महागठबंधन के जो सरकार चल रही है उसके प्रमुख दल कांग्रेस को उन्होंने साझा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों में कांग्रेस की पकड़ बढ़े नहीं और आदिवासी वोट को अपना जेब में इंटैक्ट करने के लिए इस तरीके के सगुफे छोड़ रहा है, जिससे बीपीएल परिवार को और राशन कार्डधारी जो भी हैं उनको कोई लाभ नहीं होने जा रहा है और ये पूर्णतः विफल योजना रहेगी। दूसरी ये है कि राज्य में जो रेप के केसेस हैं वो बहुत अधिक हो रहा है। आज की खबर पढ़े तो गुमला में मामला है, कई पिछले दिन भी कई मामला है। क्या लगता है कि सरकार की नाकामी के है या क्या प्रशासन पर? देखिए, सरकार की तो पूर्ण रूप से ये नाकामी है। विगत वर्ष भी अगर आप आंकड़ा देखें तो विगत वर्ष इस राज्य में 3200-3000 से अधिक बलात्कार की घटनाएं झारखंड में हुई। और आप ये नए साल के शुरुआत में ये तीसरा चौथा सामूहिक दुष्कर्म जिसको कहें, बलात्कार की घटना भी नहीं हो रही है, मैंने गैंग रेप एक तरीके से हम लोग कहें गैंग रेप हो रहा है। कहीं पर 6 दरिंदे एक साथ हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं। और मैंने किस तरीके से हमारी मासूम बहन बेटियों के साथ में और राज्य की बच्चियों के साथ में ये जो रेप की जो घटनाएं अपराधियों के द्वारा हो रही है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये बच्चियों के साथ में, ये इस राज्य की कानून व्यवस्था के साथ में बलात्कार अपराधी कर रहे हैं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है माननीय हेमंत सोरेन जी से कि हेमंत सोरेन जी आप नींद से उठिए और राज्य के डीजीपी को, राज्य के मुख्य सचिव को बुलाइए और समीक्षा करिए राज्य में कानून व्यवस्था, आपका जो मृतप्राय कानून व्यवस्था इस राज्य में हो चुकी है उसकी आप समीक्षा करें। और जो बेटियों के साथ में अन्याय हुआ है उनके दोषियों को पकड़ करके स्पीडी ट्रायल कोर्ट के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम करें। और कांग्रेस का एक महिला सशक्तिकरण का नारा है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कोई भी कांग्रेस के नेता मुझे लड़ते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इतनी रेप की घटनाएं राज्य में प्रतिदिन हो रही है। मॉब लिंचिंग का 21 दिसंबर को झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बना। कानून बनने के 15 दिन के अंदर 4 मॉब लिंचिंग की घटना हो गई। अब क्या मजाक कर रहे हैं राज्य सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो अगर मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है, विधेयक पारित हो गया कानून बनाने के लिए, आपने पारित कर दिया विधानसभा से, उसके बाद अगर मॉब लिंचिंग की लगातार घटनाएं हो रही हैं, सिमडेगा में 2 घटनाएं हुई, उसके बाद में मेरे ख्याल से संथाल के साइड पे भी 1 घटनाएं हुई है, तो ये तो खुलेआम जो है कानून व्यवस्था को चुनौती देने के बराबर है। तो मुझे लगता है कि इस राज्य में कानून व्यवस्था मृतप्राय हो चुकी है और हेमंत सोरेन को चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बुला करके राज्य के कानून व्यवस्था की समीक्षा अविलंब करनी चाहिए, नहीं तो स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। और विशेषकर इस राज्य में जो है, जो हम लोग देख रहे हैं जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, आदिवासी बच्चियों के साथ में ही, आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ में ही, आदिवासी महिलाओं के साथ में ही ज़्यादातर घटनाएं घट रही है। ये बेहद चिंताजनक है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि पिछले दिनों प्रशासन की जो जिसे निलंबित किया गया था वो आत्महत्या
किए हुए हैं, परिवार के कई आरोप है, इस पर क्या कुछ? देखिए, लालजी यादव की जो घटना घटी है वहाँ पलामू के नवा बाजार थाना प्रभारी ने जिस संदेहास्पद स्थिति में उनकी लाश मिली है और वो भी थाने के अंदर, ये निश्चित रूप से जिला के एसपी के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी जाती है कि इसका वो सटीक जवाब दे। और उनके परिजनों ने, आप देखे होंगे कि इसमें जो है ग्रामीण आक्रोशित थे। स्थानीय लोगों ने एसपी के विरुद्ध में नारेबाजी की थी, पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध में उनका घेराव किया था। एसपी ने जो है परिजनों पर लाठीचार्ज भी की, मैंने संवेदना व्यक्त करने की जगह लाठीचार्ज परिजनों पर किया गया। और हमने भी ट्वीट कर झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा से मैंने मांग किया था ट्वीट करके कि आप जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से उनके परिजन संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए जो है राज्य में आप जो है पोस्टमार्टम दोबारा कराएं, एक मेडिकल बोर्ड का गठन करके दोबारा पोस्टमार्टम कराने का काम करें। लेकिन डीजीपी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, रांची के डीसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोई तरह का रांची डीसी से लोग कहते रह गए कि भाई परमिशन आप दीजिए, लेकिन उन्होंने जो है दोबारा पोस्टमार्टम के लिए परमिशन नहीं दिया। और लाश के साथ में भी जो है फेंका फेंकी करने लगे, अपनी जिम्मेदारियों से लोग भागते रहे। और डीटीओ और लालजी यादव और एसपी तीनों के कॉल के सीडीआर को निकालना चाहिए। और ये जांच, आज अखबारों में मैंने पढ़ा कि सीआईडी को ये जांच गया है, तो मैं सीआईडी नहीं, हम लोग जनता दल यूनाइटेड की ओर से मांग करते हैं कि ये जांच जो है सीबीआई को जाना चाहिए। कि जब राज्य में जो है पुलिस वाले ही आत्महत्या करेंगे, पुलिस वाले ही असुरक्षित रहेंगे। आप देखें कि गोइलकेरा में किस तरीके से विधायक के 2 अंगरक्षक की हत्या कर दी गला रेत करके। तो जब पुलिस वाले कोई आत्महत्या करेगा, किसी की हत्या कर दी जाएगी, जब पुलिस सुरक्षित रहेगी तो आम जनता के इस राज्य में क्या होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो लालजी यादव के प्रकरण में निश्चित रूप से हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं और इसके लिए हम लोग को जो करना होगा हम लोग पार्टी की ओर से करेंगे। कोरोना के वजह से पूरा शिक्षण संस्थान बंद है, बच्चे कहीं ना कहीं एक जो माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है कि शिक्षा को फिर से स्कूल कॉलेज चालू करना चाहिए? देखिए, यूँ तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी जान के प्रति हम पूरी संवेदना रखते हैं और उनका पूरा हम ख्याल रखते हैं। लेकिन बावजूद जब आप राज्य में रैलियाँ, दिन में आप रैली कर रहे हो और आप एक तरफ रैली करते हो, एक तरफ आप स्कूल बंद कर दे रहे हो, ये कौन सी दोहरी नीति पर आप काम कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेमंत सरकार के बारे में आप ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई आप कहते हैं कि 39 लाख बच्चों को हमने शिक्षित कर दिया, जबकि 12 लाख बच्चों के ही पास में मोबाइल फ़ोन है। तो आप कौन से राज्य का आंकड़ा ला करके पेश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी बात है कि 90%, अभी हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता भी की थी 1 सप्ताह पहले कि भाई 90% ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र हैं उनके पास में मोबाइल की व्यवस्था नहीं है। तो जब मोबाइल की व्यवस्था नहीं है तो आप कैसे शिक्षित कर रहे हैं? और जिनके पास मोबाइल की व्यवस्था है भी, तो उस ग्रामीण सुदूर इलाकों में कई बार जो है अधिकांश समय नेटवर्क की समस्या रहती है, तो इसके कारण उनकी पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। तो सरकार को इसकी वैकल्पिक व्यवस्था या तो सरकार करे या तो सबको जो है स्मार्टफोन उपलब्ध कराए। इसलिए हम लोग जो है कोरोना काल में भी ये मांग करते हैं कि आपके जो टीचर हैं 10 करके, 20 करके, 25 करके खुले जगहों में, स्कूल में बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े क्लासरूम हैं, जब आप 50% क्षमता के साथ में जो है मॉल को चालू कर सकते हैं, तो 50% क्षमता रोटेशन बेसिस पर स्कूल में विद्यार्थियों की पढ़ाई भी की जा सकती है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर कोई ना कोई अविलंब एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से कोरोना अब आपका लगातार चलने वाला है, ये एक महामारी है और हमको ऐसी उम्मीद है कि ये अभी बहुत जल्दी हम लोगों को इससे निजात मिल पाना संभव नहीं नजर आ रहा निकट भविष्य में। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई विकल्प राज्य सरकार को इसका निकालना पड़ेगा। सरकार का 2 वर्ष पूरा हो गया है, विकास की बात करते हैं, चाहे जिस नाम से सरकार आई हुई थी, तो क्या लगता है कि कहीं 3 साल में वो उम्मीद लोगों का पूरा हो पाएगा? नहीं, सरकार के 5 साल भी हो जाएंगे तो ये सरकार कोई काम करने नहीं जा रही है। सरकार ने कहा था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे हम 5 लाख नौकरी राज्य के युवाओं को देंगे, और आप देख रहे हैं कि आज राज्य के युवा किस तरीके से दर बदर ठोकर खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी तो मिल नहीं रही है। मुख्यमंत्री बहुत धूमधाम से युवा दिवस की बधाई दिए, युवा दिवस मनाए भी, तब युवाओं को इस राज्य में सिर्फ दिवसें मनाने का काम रह गया है, नौकरी तो इस राज्य में युवाओं को मिलेगी नहीं। और जिस तरीके से अपनी मांग पर बैठने वाले छात्रों को जो है रातों रात उठा करके
गुप्त जगह में शिफ्ट कर दिया जाता है। उनकी मांग के समर्थन में उतरे विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं, नेताओं, इवन की विधायक, सांसदों की पिटाई जिस तरीके से की जाती है। और ये सरकार जो है 2 साल में सिर्फ अवैध वसूली, ट्रांसफर पोस्टिंग और केवल जो है विपक्ष के नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करना, इन्हीं में इनका 2 साल गुजर गया। पिछड़ों का आरक्षण इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम पिछड़ों का आरक्षण राज्य में 27% लागू करेंगे। कांग्रेस भी जो है दोहरा चरित्र वाली बात करती है। हमेशा इनके प्रभारी आते हैं RPN सिंह और उनके सारे तमाम नेता बोलते हैं कि 27% पिछड़ों का आरक्षण देना होगा, इस हर हाल में देना होगा। लेकिन पिछले 2 विधानसभा सत्र से ये बातें हम लोग सुन रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो भाई आप सरकार में क्या कर रहे हैं? आप अगर 27% अपने घोषणा पत्र पे रखे थे तो आपको तो सरकार से अलग हो जाना चाहिए। तो मैं कांग्रेस के नेताओं से ये मांग करूंगा कि राजेश ठाकुर जी से ये मांग करूंगा, RPN सिंह से मांग करूंगा कि जो है अविलंब सरकार से अलग हो जाए पिछड़ों के नाम पर, ताकि जो है राज्य के जो पिछड़ा है उनको आपके प्रति जो है विश्वास जगे कि हाँ, कांग्रेस पार्टी हमारी हमदर्द है। और 27% आरक्षण के लिए केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए जो है मुख्यमंत्री से समर्थन वापसी की भी आपको घोषणा करनी पड़ेगी। एक अल्टीमेटम देना पड़ेगा कि अगर 1 महीने के अंदर अगर आप नहीं करते, जैसे अजमित महतो ने घोषणा की कि अगर सरकार नियोजन नीति नहीं बनाती है तो हम जो है 1 महीने के अंदर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। उसी तरह कांग्रेस पार्टी को भी करना पड़ेगा। और नहीं तो यहाँ राज्य में जो है पिछड़ा केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और पिछड़ों का कोई भी आरक्षण बढ़ने नहीं जा रहा। जब राज्य में सारी नियुक्ति हो जाएगी तो फिर पिछड़े क्या करेंगे? सिर्फ कागज लेकर के घूमेंगे। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को संवेदनापूर्व और सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए और जनवरी माह के अंदर ही पिछड़ों का आरक्षण को बढ़ा करके लागू करना चाहिए। और हम लोग 27 नहीं, जनता दल यूनाइटेड बिहार की तर्ज पर 34% मांग करती है कि 34% यहाँ पर झारखंड में भी पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। सागर कुमार, JDU नेता।